दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट के बारे में। हालांकि इस वर्कशीट को कल अपलोड किया जाना था, परंतु कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यह वर्कशीट अपलोड नहीं की जा सकी थी, इसीलिए मैं आज इस वर्कशीट को अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हमारे सामने जो वर्कशीट आती हैं रोज, उनमें से हर वर्कशीट का संबंध पहले वाली वर्कशीट से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए यदि हम एक वर्कशीट को छोड़ते हैं तो यह गणित के उस सवाल की तरह होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिसमें से यदि एक भी स्टेप गड़बड़ आए तो हम आगे के स्टेप को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस वर्कशीट को अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के सामने जब अगली वाली वर्कशीट आए तो आप उसको समझ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका संबंध इससे ज़रूर होगा। तो दोस्तों इस वर्कशीट में जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक के फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर है उसकी सामग्री को दिया गया है और यह पुनरावृत्ति कार्य है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और उन अनुच्छेदों के आधार पर कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो सबसे पहले हम इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उसके बाद इन सवालों के जवाबों को लिखित रूप में देखेंगे कि हमें इनके जवाब को किस प्रकार देना है। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं हम इन अनुच्छेदों को पढ़ना, और उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कि हमें इन अनुच्छेदों में पूछे गए प्रश्नों को किस तरीके से आंसर करना है। पहला अनुच्छेद है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो ये पहला अनुच्छेद है दोस्तों, जिसके कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं। अभी हम सिर्फ प्रश्नों के ऊपर नजर डालेंगे, उत्तर हम इन चारों अनुच्छेदों के एक साथ देखेंगे लिखित रूप में। पहला सवाल इसमें जो पूछा गया है वह है कि कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। 90% थी। दूसरा, किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। पहले 2 वर्गों को, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को। तीसरा, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। उन्हें अपने स्वामी की भक्ति करनी होती थी, घरों का काम करना होता था, खेतों का काम करना होता था, सैन्य सेवाएं प्रदान करनी होती थी और सड़कों के निर्माण में योगदान देना होता था। और चौथा है कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। तो उनको किसी भी प्रकार का सामंती कर नहीं चुकाना पड़ता था, यह उनका सबसे प्रबल विशेषाधिकार था। दोस्तों अब हम दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। यह दूसरा अनुच्छेद है दोस्तों, इसके प्रश्नों को हम एक साथ देखेंगे। अब तीसरा अनुच्छेद है कि महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। यह तीसरा अनुच्छेद था और इसके सवालों को भी हम इकट्ठे देखेंगे। दोस्तों जो चौथा अनुच्छेद है वह है कि तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी वर्ग समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो ये चौथा अनुच्छेद था दोस्तों। अब इन
सारे अनुच्छेदों के सवालों को हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि लिखित रूप में हमें उनका जवाब कैसे देना है। और ये जो लिखित रूप में मैं आप सब लोगों के सामने जवाब पेश कर रहा हूँ, इन सबको मैं डिस्क्रिप्शन के में PDF फाइल का लिंक बनाकर उस लिंक को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उनको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकें और उनको पढ़कर समझ भी सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन सवालों को एक एक करके। तो अनुच्छेद 1 का जो पहला सवाल है वह यह है कि कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। हमने देखा अनुच्छेद में कि लगभग 90% लोग थे जो किसान थे। और दूसरा सवाल है कि किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। दोस्तों तीसरा सवाल है कि किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद में देखा कि कर चुकाने के अलावा किसानों को अपने स्वामी के घर खेत में काम करना होता था, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग करना भी उनका काम होता था। चौथा सवाल जो है वह यह है कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद में देखा कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले सामंती करों में छूट। दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद 2 है जिसका हमने अध्ययन किया। अब उसके प्रश्नों को हम देख रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी, यह पहला सवाल है। तो संप्रभु राष्ट्र राज्य की संकल्पना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी, यह इसके बारे में कहा गया है। संप्रभु का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा देश जिसके ऊपर शासन चलाने का अधिकार खुद उस देश की सरकार को हो, तो ऐसे देशों को हम संप्रभु कहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति ने यह विचारधारा लोगों के सामने रखी। दूसरा जो सवाल है वह है कि यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा। तो हमने देखा अनुच्छेद में कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के प्रसार के कारण यूरोप में सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। यानी कि जैसे जैसे ये विचार फ्रांस से निकलकर यूरोप के बाकी देशों में फैले, वैसे वैसे वहां राजाओं के शासन के खिलाफ आवाज उठाई गई और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को पुकारा जाने लगा। दोस्तों दूसरे अनुच्छेद का तीसरा सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हमने देखा अनुच्छेद में कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में स्वतंत्रता और जनवादी आंदोलनों को जन्म दिया और जैसे जैसे ये विचार यूरोप में फैले वैसे वैसे यूरोप में संप्रभु राष्ट्र राज्यों की संकल्पना विकसित हुई और सामंती व्यवस्था का पतन होने लगा। अब दोस्तों चौथा सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने संप्रभु राष्ट्र राज्य को बढ़ावा देकर दासता से मुक्ति के विचार को नया रूप प्रदान किया। इस बात का अध्ययन हमने दूसरे अनुच्छेद में किया है। अब दोस्तों हम तीसरे अनुच्छेद के प्रश्नों को देखते हैं। तीसरे अनुच्छेद का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया था। तो 1791 के फ्रांसीसी संविधान में केवल उन पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। इस बात का जिक्र दोस्तों इस अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे 1791 के फ्रांसीसी संविधान में उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और ये केवल पुरुष हो सकते थे, महिलाएं नहीं। जो दूसरा सवाल है वह है कि महिलाओं ने क्या मांग रखी। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुना जाना और राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी, क्योंकि 1791 का जो फ्रांसीसी संविधान था उसमें उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया था। दोस्तों तीसरा सवाल है कि महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों की। तो महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग इसलिए की क्योंकि इससे पहले उन्हें नागरिक नहीं माना जाता था और राजनीतिक अधिकारों से ही सरकार में उनके लिए जो हित थे उनका प्रतिनिधित्व हो सकता था। यही सोचकर महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। उसके बाद दोस्तों तीसरे अनुच्छेद का चौथा सवाल है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके अपने विचारों को पूछा गया है। तो महिलाओं को समान अधिकार मिलने से महिलाएं उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जिन्हें करने का हक केवल पुरुषों को है, क्योंकि महिलाओं को अगर हम किसी आधार पर वंचित करें कि सिर्फ पुरुष ही इस काम को कर सकते हैं
और महिलाओं को भी उस काम को करने का अधिकार दे सके, तो हो सकता है कि उस काम को महिलाएं पुरुषों से अच्छा कर दें। जरूरत इस बात की है कि उनको मौका दिया जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं चौथे अनुच्छेद के सवालों को। और चौथे अनुच्छेद का जो पहला सवाल है वह यह है कि तीसरे एस्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद में कि तीसरे एस्टेट में किसान, सौदागर, निर्माता तथा प्रशासनिक सेवक और वकील आदि शामिल थे। और दूसरा सवाल है कि क्या अमीर पादरी भी तीसरे एस्टेट के सदस्य थे। तो दोस्तों हमने देखा था कि तीसरा एस्टेट गरीब किसानों का और समाज के दबे कुचले लोगों का हिस्सा था, जबकि जो पादरी थे वो प्रथम एस्टेट का हिस्सा हुआ करते थे। तो इस सवाल का जवाब है कि नहीं, पादरी प्रथम एस्टेट का हिस्सा थे। दोस्तों अब तीसरा सवाल है कि तीसरे एस्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था। तो तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे और तीसरे एस्टेट के लोगों का यह मानना था कि व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, ना कि जन्मना विशेषाधिकार जो उसको किसी खास वर्ग में जन्म लेने के कारण अपने आप प्राप्त हो गए हैं। और जो चौथा और आखिरी सवाल है दोस्तों वह है कि तीसरे एस्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए। तो हमने देखा था कि तीसरे एस्टेट के लोगों का यह मानना था कि समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता का जो हैसियत है उसका आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसकी जन्मना स्थिति नहीं। तो इसलिए इन लोगों का मानना था कि समाज में व्यक्ति की योग्यता का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी आपकी 15 दिसंबर 2020 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं नई वर्कशीट लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।